विधानसभा चुनाव को अभी भले समय हो, लेकिन सत्ता का सेमीफाइनल बने निकाय के इस रण में जहां मुद्दे महंगाई, किसान, बेरोजगारी सरीखे छाए रहे, तो वहीं एक दूसरे को निशाने पर लेने से भी नेता नहीं चूके। तू डाल डाल तुम्हें पात पात जैसे नजारे दिखे। मंच पर कभी शिवराज ने कमलनाथ पर तंज कसा। जब कांग्रेस की सरकार थी तो उनके मुख्यमंत्री कमलनाथ रोते ही रहते थे, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसा ही नहीं है, मामा खजाना खाली कर गया। अरे मामा नहीं लुटेरा हो गया, कोई लूट लाट के ले जा। वो रोते ही रहते थे कि मेरे पास पैसा नहीं है। जब दिग्गी राजा मुख्यमंत्री थे तब की सड़कें याद है कि भूल गए? गाड़ी खाए हिचकोले, हड्डा पसरा सारे डोले, यार आ गए शंकर भोले। वारे कमलनाथ और दिग्गी राजा, हमसे बात करते हो तो चुनावी सभा से कमलनाथ ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। वार पलटवार, आरोप प्रत्यारोप की ये लड़ाई सोशल मीडिया पर भी छाई रही। एक और भाजपा विकास के मॉडल और डबल इंजन की सरकार की बात दोहरा रही है, उसको जनता के सामने रख वोट की अपील कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर कमलनाथ ने शिवराज पर जुबानी हमला बोला और सवाल पूछा कि विकास के काम गिनाने की बजाय क्यों सीएम शिवराज और भाजपा कमलनाथ और कांग्रेस को कोस रहे हैं। कमलनाथ बोले, हर सभा में विकास से ज्यादा हमारा ही जिक्र है। आज शिवराज सिंह बुखलाए हुए हैं। आधा भाषण जो उनका कमलनाथ पर होता है, क्योंकि उनके पास 18 साल का हिसाब देने का है। हमें तो एक ही बात पूछनी है भारतीय जनता पार्टी से कि आप 18 साल का हिसाब दे दीजिए, हमें मत सुनाइए आप अगले 5 साल में क्या करोगे। निकाय के रण से इतना तो साफ हो गया कि आने वाले साल 2023 में विधानसभा चुनाव में मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा और उसे जीतने के लिए दिग्गज पूरा जोर लगाएंगे। साथ ही जनता को लुभाने के लिए हर नया पुराना पैतरा भी अपनाएंगे। अब किसका दांव कितना चल पाएगा, देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा जिक्र है, फिक्र है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। निकाय के रण में कांग्रेस कार्यकाल का जिक्र क्या चुनावी फिक्र है? तू डाल डाल में पात पात का संदेश क्या जनता को कर पाएगा प्रभावित? चुनावी सभा और ट्विटर वॉर के जरिए क्या मैसेज दे रहे हैं नेता? क्या विधानसभा चुनाव के पहले निकाय का रण बना प्रतिष्ठा का प्रश्न? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव दिन ब दिन दिलचस्प होते जा रहे हैं और राजनीतिक पंडितों की माने तो पहले चरण में जिस प्रकार से मतदान का प्रतिशत कम रहा, उससे दोनों दलों की परेशानी और बढ़ी है, दोनों दलों की चिंता और बढ़ी है। भले ही कांग्रेस ये कहे कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के कारण मतदाता ज़्यादा नहीं निकला, या भारतीय जनता पार्टी ये कहे कि व्यवस्थाओं की खामियों के कारण यह समस्या पैदा हुई, लेकिन मूल बात यह है कि 10 से 15% मतदान कम होना, कहीं ना कहीं वोटर्स का घर से न निकलना दोनों राजनीतिक दलों के लिए चिंतन और चिंता का विषय है। बहरहाल दूसरे चरण के लिए दोनों दल फिर आमने सामने हैं। सीएम शिवराज अपने चिर परिचित अंदाज में कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी को खरी खोटी सुना रहे हैं। वहीं कमलनाथ जी का कहना है कि हर भाषण में मेरा जिक्र है, तो उन्हें कितनी चिंता होगी इस बात की कि कमलनाथ जी फिर से सत्ता में ना आ जाएं। कमलनाथ जी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हालांकि एक दो जगह उनके ये बयान को उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, ये उनके किए कराए पर पानी फिर देता है, लेकिन
कमलनाथ जी पूरी तरह से मैदान संभाले हुए हैं और दोनों तरफ से जुबानी जंग तेज है। वो कह रहे हैं आगे के 5 साल की मत बताइए, पिछले 15 सालों का हिसाब दीजिए। और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के 15 महीने की सरकार को, कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार को प्रदेश की सबसे भ्रष्टतम सरकार का दर्जा दे रही। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। जिक्र है, फिक्र है। गोविंद मालू जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं। अवनीश बुंदेला जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ हैं। रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। अवनीश जी, सेकंड जो है इनिंग स्टार्ट है। कमलनाथ जी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं और वो कह भी रहे हैं कि हमारा ही तो जिक्र करते हैं, मेरा और कांग्रेस का जिक्र ही भारतीय जनता पार्टी की फिक्र को दिखाता है। इनके पास अपना कुछ बताने को नहीं है। कैसे सोचते हैं, उनके बयान को कैसे देखते हैं? लेकिन अभी जी चुनावी बेला में बयानात आते हैं, भाषण होते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होते हैं। और आपने देखा हो कमलनाथ जी की भाषा का एक स्तर है, भाषा की एक मर्यादा है। लेकिन शिवराज जी जिस तरह की एक अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं दिन पर दिन, सुन रहे कलेक्टर, गाड़ दूंगा, टांग दूंगा, आपको याद होगा ये भाषा भी। कमलनाथ जी को आतंकवादी भी कहते हैं। आज बीडी शर्मा जी भी कमलनाथ जी, हम दिग्विजय सिंह जी के बारे अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आप आए तो ये आपके नरोत्तम मिश्रा जी इच्छाधारी हिंदू कहते हैं। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं नवीन जी और इंगित करती, इशारा करती हैं कि भाजपा में भयंकर अंदरूनी कहीं ना कहीं डर है। इनको कहीं ना कहीं इस चीज का डर है कि, क्योंकि देखिए नवीन जी, जब आप सत्ता में काबिज होते हैं, 15 साल की बात अलग है, लेकिन 16 जितने भी नगर निगम वहां आप ही आप हैं, तो जिम्मेदारी आपकी ज्यादा। अब आप अपने विकास की बात नहीं कर रहे। सही बात है, कमलनाथ जी ने कहा, उनकी चर्चा होती है। ऐसे लगता है भारतीय जनता पार्टी को कमलनाथ जी के नाम के कितना कमलेरिया हो गया है और दिग्विजय सिंह साइटिस हो गया है, क्योंकि हमेशा ये दो ही लोगों के नाम ले लेकर इनको कोसते रहते हैं नवीन भाई। तो ये देखने में बड़ा अच्छा होता है। ये दोनों लोगों को आप बीमारी की श्रेणी में रखते हो? नहीं सर, मैं बीमारी की श्रेणी में नहीं रखता। ये भाजपा को बीमारी हो गई है, इनके नाम की बीमारी हो गई है। मेरे कहने का आप तात्पर्य समझे। इनके नाम की तो हमेशा ही इन दोनों का नाम लेते हैं, कभी इस बात पर बात नहीं करेंगे। आप जो सड़कों का निर्माण कर रहे हैं, वो सड़कें 1 महीने भी नहीं चल रही हैं। आप जो पुलों का निर्माण कर रहे हैं, वो पुल एक साल भी नहीं चल पा रहे हैं। कभी आप इस बात की बात नहीं करते कि आपके जो अधूरे प्रोजेक्ट हैं वो कभी पूरे नहीं होते। स्मार्ट सिटी का कहीं अत्ता पता नहीं है। आप सिर्फ आज भी राजनीति में जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं नवीन भाई, हम तो कहते हैं, मेरा मानना है कि एक कोई फिल्म थी, उसमें कहावत, उसमें वो कहता था कि भाई मिसाल तो ढंग की दिया करो। तो ये जो ठीक है, आपने कमलेरिया और दिग्गी साइटिस ये शब्द आपने दे दिए, ये प्रचलित सो हो जाएंगे उनके लिए। नहीं, मैं देखिए एक बात आप समझे, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सुबह शाम बस इनका नाम लेकर कूदते हैं। हम तो कह रहे हैं ना, इनको कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी के नाम की बीमारी हो गई है, क्योंकि इनके पास कहीं कोई विषय नहीं। नवीन भाई, आप मुझे बताएं, आपको बात करना चाहिए थी आपके घोषणा पत्र के ऊपर, आपके वचन पत्र के ऊपर। लेकिन आश्चर्य है, भोपाल की जो आपने खुद सुना होगा नवीन भाई, महापौर प्रत्याशी जो थी मालती राय जी, उन्होंने खुद कई बार स्वीकार किया, अपना वचन पत्र में स्वीकार किया कि अगर वो महापौर बनी तो भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। मतलब ईमानदार, ये तो ईमानदार कमिटमेंट है। अगर वो नहीं करती तो मतलब आपने मान लो उन्होंने नहीं कहा, ये जो आपकी प्रत्याशी, उन्होंने इस बात को नहीं कहा, तो क्या आपको नहीं लगता कि भाई क्या ऐसा कौन सा रामराज आ गया कि भाई भ्रष्टाचार नहीं होगा? ये तो अच्छा है, होगा तो कम खत्म कर दें। नवीन भाई, जो सरकार अपने आप को, जो पार्टी अपने आप को कहती है कि हम तो बड़े ईमानदार, पाक साफ हैं, और 15 साल की बात नहीं करते, 18 साल की बात नहीं करते, 15 महीने की बात करते और झूठे आरोप लगाते हैं, तो उनके महापौर, मैं आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूँ नवीन भाई। जिससे साबित होता है कि भाजपा शासन काल में सारे महापौरों ने, इनके नगर पालिका अध्यक्ष, निगमों ने, सबने भयंकर भ्रष्टाचार किया है। और जो पंचायत चुनाव में, जिला पंचायत चुनाव में जो 70% कांग्रेस समर्थित सदस्य जीत रहे नवीन भाई, वो इनकी चिंता की लकीरें बढ़ा रहे हैं। इसलिए मालू जी से प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। मालू जी सुन रहे हैं आपको गंभीरता से। मालू जी, जो नगर जो जिला पंचायत हैं और ग्राम पंचायतें हैं, उनमें कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी जीत रहे हैं। जो जीत रहे हैं वो कह रहे हैं कांग्रेस समर्थित ज्यादा हैं। तो एक तो वो चिंता है, और एक कमलनाथ जी, कमलेरिया और दिग्गी साइटिस, ये 2 बीमारी आपको हो गई हैं।
नवीन जी, पहली बात तो यह है कि गैर दलीय आधार पर हो रहे चुनाव पर कोई भी हक जता सकता है जी, लेकिन जब अंतिम जिला पंचायत का अध्यक्ष बनेगा तब पता लगेगा असलियत और वास्तव में किसके कार्यकर्ता जिला पंचायत की सदारत कर रहे हैं, उनका नेतृत्व कर रहे हैं। कांग्रेस को खुशफहमी में रहने दें और स्वांतः सुखाय में जीने दें। जहाँ तक बीमारी का सवाल है, कांग्रेस के लिए तो ये बीमारी है ही। कांग्रेस के कार्यकर्ता इनको बीमारी मानते हैं और जनता भी इनको बीमारी मानती है। प्रदेश को इन्होंने पहले बीमार कर दिया, इनकी पार्टी के नेताओं ने देश को बीमार कर दिया, आईसीयू में पहुंचा दिया। उससे निकाल के देश को आईसीयू से अच्छा स्वस्थ करके लाए हैं मोदी जी, और मध्य प्रदेश को एक अच्छे और विकसित राज्य के रूप में, विकासशील राज्य के रूप में उस हाईवे पर दौड़ाने के लिए लाए हैं शिवराज जी। इसमें कोई भी किंतु परंतु भी नहीं है और कोई भी इसकी मीमांसा या कोई भी इस पर प्रश्नवाचक चिन्ह भी नहीं है, क्योंकि ये जनता अपना अनुभव से और बाकी जो तटस्थ प्रेक्षक हैं वो भी देख रहे हैं किस तरह से आधारभूत संरचनाओं की घड़ी कर दी गई थी प्रदेश में और अब कैसा विकास हो रहा है, कैसी सिंचाई की सुविधाएं हो, सड़क बिजली पानी की हो। और 15 महीने में जब ये आते हैं तो सड़क बिजली पानी की समस्या पैदा हो जाती है, जब ये आते हैं कालाबाजारी कंट्रोल और करप्शन की समस्या पैदा हो जाती है। ये कांग्रेस के साथ नकदी है हर चीज, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी विजनरी सोच के साथ, विजन के साथ, जन कल्याण के अपने एजेंडे के साथ और अपने उस संकल्प के साथ जिसमें प्रदेश की प्रगति हो, जनता का चहुमुखी विकास हो, बच्चों का, महिलाओं का, युवाओं का, उनको उनका अधिकार मिले और सामाजिक सरोकार उनके साथ जुड़ा रहे, ये सरकार की मंशा शुरू से रही है। और सामाजिक सरोकार की योजना ही भारतीय जनता पार्टी सरकार ने शुरू की। कांग्रेस के जमाने में कहाँ होता था? तो ये कई पारदर्शिता, सामाजिक सरोकार, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना, सुशासन देना, विकास के प्रतिमान गढ़ना और ज्यादा से ज्यादा प्रतिशत में, तो कोई अगर योजना 100% की तो उसका मैक्सिमम फायदा, क्योंकि हम भी ये नहीं कहते कि हम 100% फायदा दिला पाने में समर्थ और सक्षम है, क्योंकि नीचे की जो ब्यूरोक्रेसी उससे काम लेना कि पुराना अमला धीरे धीरे छट रहा है, पुराने बादल छट रहे हैं, नया आकाश, नया क्षितिज हमको मिल रहा है। और अब हमने कई सारी चीजें जो हमने अलग पीपीपी मोड पर दी हैं, वो इसलिए दी है कि जो ब्यूरोक्रेसी को जिस ढंग से उनका कर्मण्य बनाया है कांग्रेस ने, उसी का परिणाम है। लेकिन हमने रोजगार के अवसर पैदा किए हैं, रोजगार के अवसर के साथ प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाया है। ये केवल आप तो आंकड़े कह के उसको दूर कर सकते हैं, ये सांख्यिकी सर्वे पूरे देश का होता है, उसमें मध्य प्रदेश के प्रति व्यक्ति की आय बढ़ी, किसान की आय बढ़ी, किसान की ये जो विकास दर है कृषि की, वो हमारी सबसे ज्यादा है। प्रतिक्रिया ले लेता हूं रमेश जी, हम जनता के सामने रख रहे हैं और ये बता रहे हैं जी, ये बीमार लोग हैं, ये कभी इलाज नहीं कर सकते क्योंकि ये खुद आईसीयू में और उनकी पार्टी को ले गया। मैं समझ लेता हूं, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को बीमार बता रही है, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को बीमार बता रही है, और कांग्रेस के प्रवक्ता खुद ही कह रहे हैं कि भाई कमलेरिया और दिग्गी साइटिस बेसिकली ये ऐसे रोग हैं कि ये विपक्ष को, सत्ता पक्ष की पार्टी को डरा रहे हैं, या ये हालांकि इनको रोग नहीं कहते तो और बेहतर रहता है, ये मतलब एक दो ऐसे लोग हैं जिनके भय में वो लोग जी रहे हैं तो और अच्छा होता। भाव वही रहा होगा, शब्द, लेकिन चूंकि शब्द भी मायने रखते हैं। तो कमलनाथ जी और शिवराज जी, ये दो लोग हैं जो जनता के सामने, कमलनाथ जी को जनता सुन रही है तमाम माध्यमों से, लेकिन शिवराज जी को जनता देख रही है पिछले 10, 12, 15 सालों से कि बहुत कॉमन मैन की तरह वो आम आदमी के बीच में हैं, और गांव देहातों में तो आदमी के बीच में पहुंचना बहुत मायने रखता है। मुझे लगता है इसका माइलेज भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ एक ये बड़ा पॉइंट है, बाकी सारे मुद्दों का अगर तुलनात्मक अध्ययन करें तो कई जगह भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं होंगे, लेकिन ये बात उनको लाजवाब कर देती।
क्या कहें? बिल्कुल आपने सही कहा कि इस समय एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना, व्यक्तिगत आरोप लगाना, इसका दौर शुरू हो गया। और अगर आप देखें तो इसका दौर अगर शुरू हुआ था वो मोदी से शुरू हुआ था। मोदी जिन दिनों गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उससे पहले आप अगर देखें तो नेहरू जी की सरकार पर आक्षेप लगते थे। नेहरू जी पर पर्सनल आक्षेप बहुत कम लगा करते थे। अब राजनीति में देख भी लें, और व्यक्तिगत तौर पर तो एक दूसरे का सम्मान करने की भी बात होती थी, आम सभाओं में सम्मान होता था। लेकिन मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री के बाद जो योजना पूर्वक अटैक हुआ, अब हालत ये आ गई कि वाकई मुद्दे की बात कम होती है, उस चेहरों पर एक दूसरे पर हमला करने की बात ज़्यादा होती है। ये जो अभी आरोप लग रहे हैं एक दूसरे पर, ये नया नहीं है। इससे पहले भी अगर आप देखें, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने माइक से कहना ही शुरू किया था, जो शिवराज जी रिपीट भी कर रहे हैं कि मामा पैसा खजाना खाली करके चल गए। तो कुल मिलाकर के ये जो है, ये आरोप दोनों तरफ से लग रहे हैं। फिर इसके अलावा जो मैंने कई बार कहा और अपने चैनल पर उस समय भी कहा था जब कमलनाथ जी को नेता घोषित किया था जो विधानसभा चुनाव से पहले, कमलनाथ जी एक अच्छे रणनीतिकार हैं। बैठ कर के रणनीति वो बहुत अच्छी बना सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जननेता की छवि उनमें थोड़ा सा उनको अभी टाइम है। मैंने उदाहरण भी दिया था कि आपातकाल में संजय गांधी जी की जो क्लोज टीम थी 5-6 लोगों की, उसमें कमलनाथ जी एक थे, और उनको मीडिया को टैकल करने का उनको उस समय आपातकाल में उसको काम मिला हुआ था। फिर मैंने वो रिपोर्टिंग भी की है 1980 कांग्रेस विधायक दल की बैठक की, जो मुख्यमंत्री निवास के ऊपर के हाल में हुई थी। उसमें अर्जुन सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे कम से कम 10 बार फोन लगाया होगा कमलनाथ जी ने संजय गांधी जी को, तो वो रणनीति कमलनाथ जी की थी। ठीक उसी प्रकार दिग्विजय सिंह को मुख्यमंत्री बनाने की रणनीति भी कमलनाथ की थी 1993 में। लेकिन रणनीति में वो जितने सफल हैं, जननेता में उतने ही उनको गुंजाइश है, उनको सीखने की, समझने की। मैं जननेता, और मैंने कहा था कि वो फेल होंगे, और वाकई सरकार चली गई। कमलनाथ के अलावा कोई दूसरा मुख्यमंत्री होता तो शायद सरकार नहीं जाती। तो कुल मिलाकर के उनकी जो भाषा है, शैली है, तो इसको लेकर के विपक्ष को मौका मिलता है। और ये इतना बड़ा बैठे बिठाए उन्होंने मुद्दा दिया कि वोट ही नहीं डाला। भाई वोट तो डालना था, आप डाक मत पत्र भेज देते। तो कुल मिलाकर के खुद वो ऐसे अवसर दे रहे हैं, तो ये आक्षेप पलट करके आएगा ही। ये विपक्ष को चाहिए, सबसे पहले विपक्ष को भी ये चाहिए कि पर्सनल आक्षेप लगाना के बजाय वो योजनाओं पर बात करें, उनके रिजल्ट पर बात करें। पर्सनल आक्षेप लगाना तो कहीं ना कहीं विपक्ष ने शुरू किया था मोटे तौर पर, और अगर इसको भी ये चाहिए तो मैं समझता हूँ, वैसे चुनाव में इस तरह के आरोप लगते हैं, मैं समझता हूँ हम करीब 70-75 साल हमको स्वतंत्रता के हो गए। अब राजनीतिक दलों को इस बात पर विचार करना चाहिए कि पर्सनल आरोप से बचें। अगर कोई एक व्यक्ति पर्सनल आरोप लगा रहा है तो उसको छोड़ दें, उसको काउंटर करने की आवश्यकता नहीं। आपको सिद्धांत की और मुद्दे की और योजना की बात करना चाहिए। मैं समझता हूँ इससे राजनीति स्वस्थ होगी। अवनीश जी, ये जो कमलनाथ जी के बारे में असेसमेंट है, एक सामान्य जो धारणा है कि वो चूंकि जननेता नहीं है, वो देखिए मध्य प्रदेश में खुद ही आप भी इस बात के साक्षी हैं कि 15 महीने की सरकार जब उन्होंने बनाई, उसके ठीक 6 महीने पहले वो आए थे। बस तब से वो लगातार मध्य प्रदेश में हैं, लेकिन इतने बड़े मध्य प्रदेश में पैठ बना पाना बहुत समय लगता है। दिग्विजय सिंह जी का इस विषय में कोई जवाब नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। दिग्विजय सिंह जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको शायद ही कोई गांव शहर ऐसा होगा जहां उनको लोग ना जानते हो, उनका वहां संपर्क ना हो। तो चूंकि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी की जोड़ी है, तो एक रणनीतिकार और एक जननेता, ये दो लोग मिलकर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, बशर्ते दोनों के बीच में कोई तनातनी ना हो। क्या कहेंगे? लेकिन अमित जी, पहली बात तो रमेश जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन मैं मजबूर हूं उनकी बात का मुझे जवाब देना पड़ेगा। जो व्यक्ति 40 साल तक लगातार सांसद रहा हो, क्या वो जननेता नहीं होगा? नवीन जी, जननेता की परिभाषा क्या है, पहली बात। और दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात देखिए, अगर आप सरकार गिरा देते हैं तो सरकार तो आप नहीं, प्रादेशिक स्तर पर बात कर रहे हैं, वो प्रादेशिक स्तर पर। मैं वही बात कर रहा हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी की 13 दिन में सरकार गिरती थी, 13 महीने में सरकार गिरती, तो क्या वो अच्छे नेता नहीं थे? क्या वो जननेता नहीं थे? इस बात का जवाब दें। और व्यक्तिगत आरोप की जहां तक बात है नवीन भाई, तो मैं आपको बात बताऊं, आप याद करें 2013 का कैंपेन, मनमोहन सिंह जी ने कहीं नरेंद्र मोदी जी का नाम नहीं लिया उस समय, ना राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी ने, किसी ने नरेंद्र मोदी जी का नाम नहीं लिया। ये गंदी राजनीति, दूषित राजनीति शुरू की नरेंद्र मोदी जी ने, कि जिस राज्य में जाना माँ बेटी की सरकार, भाई भाई की सरकार, बाप बेटी की सरकार। अरे भैया, तेजस्वी यादव तक का आप नाम लेते रहे।
जो व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं रहा, आप वहां जाओगे, आप हेमंत सोरेन को गाली दोगे, उनका नाम लोगे। तो मुझे लगता है इस मामले में रमेश शर्मा जी को थोड़ा सा, मैं देखिए मैं बड़ा छोटा हूं उनके सामने, लेकिन मुझे लगता है कि इस मामले में शायद वो मिस कर गए कि अगर आप वीडियो उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे नरेंद्र मोदी जी जहां जाते हैं वहां के लोकल लीडर को गाली देते हैं, वहां के लोकल लीडर को कोसते हैं, भले ही वो मुख्यमंत्री ना हो या पूर्व मुख्यमंत्री हो, आप कह रहे हैं साहब नाम नहीं लेते। इस राजनीति की दिशा दशा चेंज करने वाला कौन है? नरेंद्र मोदी जी। तो साहब जब पूरा थान ही खराब है तब तो आप कह रहे हैं, जो शिवराज जी क्या कह रहे हैं, आतंकवादी हैं। साबित करिए साहब, आप मुख्यमंत्री हैं, गृह विभाग आपका, ईडी वीडी सब आपका है, गिरफ्तार करिए आप। अगर आपने कहा है आतंकवादी है वो तो गिरफ्तार करेंगे, तो कहते कार्रवाई करें आप, अगर हिम्मत है तो। नहीं तो नवीन भाई इस तरह के दूषित और स्तरहीन बयान एक मुख्यमंत्री की मुंह से शोभा नहीं देते कि टांग दूंगा, लटका दूंगा, सुन ले कलेक्टर, और क्या क्या नहीं सुना आपने, याद करें। यहाँ एक विधायक बल्ले से एक ब्यूरोक्रेट को मारता है और उसका नरेंद्र मोदी जी उसकी निंदा करते, फिर भी उस पर कार्रवाई नहीं होती है। तो ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। और जहां तक कमलनाथ जी की बात है तो हमारे लिए आदरणीय कमलनाथ जी सबसे बड़े जननेता हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, और हमें उनसे अच्छा और बड़ा जननेता ना कोई चाहिए है और ना वर्तमान में है। अगर आदरणीय शर्मा जी को नहीं लगते हैं तो ठीक है, वो पत्रकार हैं, पत्रकार के तौर पर उनकी राय हो सकती है, हम उनकी राय का भी सम्मान करते हैं, ठीक है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, जो व्यक्ति ने पूरे विश्व स्तर पर काम किया हो, जिस व्यक्ति के समय फॉरेन इन्वेस्टमेंट 40 टाइम बढ़ा हो, जो वाणिज्यकर मंत्री रहा हो, केंद्रीय वाणिज्यकर मंत्री, रमेश जी जरा चेक करिए डेटा, 40 गुना उनके जननेता का कनेक्शन और मोदी जी के समय क्या हुआ है, आप भी बता दें कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट चला गया है, लगभग 30% इन्वेस्टमेंट जा चुके हैं। रणनीतिकार हैं तभी तो अच्छा आया, जननेता की बात अलग है। मैं नहीं, आप अलग उदाहरण ही अलग दे रहे हो कि एक जननेता, बताइए वो आदमी जिसने वो इतना बड़ा साइंटिस्ट हो, वो जननेता नहीं। अरे नवीन भाई तो मुझे बता, जननेता की परिभाषा क्या? जो व्यक्ति अगर 9 बार सांसद रहा उसको आप जननेता नहीं मानते? जननेता की परिभाषा ये है कि वो हर जिले जननेता की परिभाषा वो है कि हर जिले के बड़े पदाधिकारियों को वो जाने, उन्हें पहचान करानी पड़ती है। ऐसी शिकायत है उनके, अगर जान पहचान नहीं होती, आज 4 साल से कमलनाथ जी से मध्य प्रदेश सेंट्रल राजनीति कर रहे हैं, तो क्या कर पाते? मैं मान लेता हूँ आपकी बात मान लेता हूँ, आपकी बात को भी एडमिट करता हूँ कि अरे हमने तो कहा था, आप अगर ये मान लेते कि वो बहुत अच्छे रणनीतिकार हैं और दिग्विजय सिंह जी अच्छे जननेता हैं, अगर ये बात आप मान लोगे और ये बात कांग्रेस मान लेगी और कांग्रेस के कार्यकर्ता मान लेंगे, जननेता है, दोनों अच्छे रणनीतिकार हैं। नवीन जी इसमें कोई मैं समझौता नहीं करूंगा, क्षमा चाहूंगा, नहीं करो। इसमें कोई आपकी देखो मैं आपसे थोड़ी कहूंगा, अरे मैं आपसे थोड़ी कहूंगा, मेरे तरफ से तो भाई आप देखो एक चीज, दोनों अच्छे रणनीतिकार, अरे मैं सुनो तो, दोनों अच्छे रणनीतिकार, दोनों अच्छे जननेता, दोनों अच्छे जननायक, दोनों बहुत ही बेहतर व्यक्ति, दोनों बहुत ही उत्कृष्ट, और 17-60 चीजें जोड़ लो, लेकिन जो सत्य है उसको स्वीकार करेंगे, सही रहे। सरकार की नीतियों पर भी अगर बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, विपक्ष पर बोलने से कुछ नहीं होगा सर, हम तो बुराई झेल ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक चलिए, मालू जी देखिए, जी बोलिए। आत्मश्लाघा की तो कोई सीमा नहीं है और ये आत्ममुग्धता की भी कोई सीमा नहीं है। आपने सही कहा, जननेता नहीं है वो, तो आदरणीय रमेश जी ने भी कहा कि वो संजय गांधी के साथ उनकी, तो कमलनाथ जी का नाम लेना बंद करो, मान लीजिए अगर जननेता और जहाँ तक कांग्रेस के मेरे भाई का सवाल है कि उन्होंने जननेता नहीं है शब्दों का किसने बाहर किया, तो नेहरू जी के जमाने, सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको इतिहास बताता हूँ, आपकी तो विरासत में मिला है, संस्कृति में मिला है, आपकी गुत्थी में मिला है ये अपशब्द बोलना। नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री थे, मेरी बुद्धि में क्या मिला है ये आपको जानकारी नहीं। सुन लीजिए, अरे लालू जी, आप लोग अवनीश जी सुनिए, तो लगता है कहावत है, अवनीश जी सुनिए प्लीज, आपके साथ समस्या वही है, अवनीश गलत व्यक्तिगत आरोप लगाते हैं, आपके लोग सदैव अवनीश जी सुनिए, अवनीश जी अवनीश जी हाथ जोड़ के प्रार्थना है मेरी, इनके बुद्धि विवेक पर मुझे तरस आता है। नहीं सुन तो लीजिए, आपका तरस अपनी जगह, अरे सुन तो लीजिए, एक जागीर की तरह देश को चलाया। आज भी कांग्रेस का फ्रेंचाइजी सुन लीजिए, अरे यार अपनी और कांग्रेस के कार्यकर्ता और आप लोग भले ही कितने खुश हो जाएं, आप बोले जनता इससे
को कोई सरोकार नहीं है कि वो कोई हमारे नेता हैं, हमारे दुख दर्द में हाथ बटाने वाले हैं। 15 महीने की सरकार में जरा अपने विधायकों और मंत्रियों का तो दुखड़ा सुन लेते। तब ये आपके एक मंत्री सज्जन वर्मा जी कहते थे कि कमलनाथ जी को, हमने नहीं कहा था, और रिकॉर्ड पर है वो। आपके एक दूसरे मंत्री कह रहे थे दिग्विजय सिंह तो ब्लैकमेलरों के नेता है, ब्लैकमेलर और रोहित माफिया, शराब माफिया, उनको संरक्षण देते हैं। देखिए, डी फॉर डिजास्टर और डी फॉर दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह को कोई भी मध्य प्रदेश में इस पूरे चुनाव कैंपेन में बुलाने को तैयार नहीं था, कांग्रेस के नेता। क्यों? क्योंकि जानते थे कि जनता में उनकी क्या छवि है। चलिए, वो जाते हैं, प्रचार पाते हैं और कांग्रेस का बंटाढार करके चले आते हैं, जैसे प्रदेश का बंटाढार। अंतिम प्रतिक्रिया के सर जी, उनको केवल आपने शोपीस जैसा सजा के रखा है क्योंकि वो न्यूसेंस करते हैं, इसलिए उनको। अरे तो क्यों नाम ले रहे हो मालू जी? अगर वो डिजास्टर है तो शांत रहिए। चलिए मैं अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। रमेश जी, व्यक्तिगत जो आपने कहा ना कि व्यक्तिगत आरोपों का जो अब राजनीति में दौर है, वो मेरे को लगता है कि अपने चरम पर है, और इससे राजनीतिक शुचिता और जो मर्यादा हैं वो रोज तार तार हो रही हैं। और इसकी शुरुआत मुझे ऐसा भी लगता है कि सत्ता पक्ष को करनी चाहिए। उन्हें बहुत ज़्यादा क्षमा बड़ उनको चाहिए। जब आप एक सरकार चला रहे हैं तो आलोचनाएं सहज होंगी, तो उस स्तर पर जाकर विपक्ष को क्यों कोसना। एक शुरुआत मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए, क्योंकि वो अपने वैचारिक उन सब चीज़ों के लिए जानी जाती है। क्या कहें? नहीं, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि चुनाव में जिस तरीके से तीखे, तेज पैने और धारदार व्यक्तिगत आरोप लग रहे हैं, ये वाकई इस समय बहुत ऊंचाई पर हैं इस तरह के आरोप। और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा कि आने वाले दिनों में ये तीखापन इसका और बढ़ने वाला है। अभी ये एकदम क्लाइमैक्स पर नहीं पहुंचा। परिवर्तन हमेशा क्लाइमैक्स के बाद शुरू होगा, और इसको दोनों ही दल आगे पीछे चल करके, मैं इस बात से सहमत हूँ, कुछ सत्तारूढ़ दल होता है, खासतौर से जैसे शिवराज जी बहुत लोकप्रिय नेता है, इसमें कोई शक नहीं, आपने भी कहा। वो अगर व्यक्तिगत टिप्पणी से अगर बच सके तो अच्छी बात होगी। तो मैं समझता हूं सत्तारूढ़ दल को भी, अगर मान लीजिए विपक्ष पहल नहीं कर रहा तो सत्तारूढ़ दल को भी चाहिए व्यक्तिगत छींटाकशी से वो आगे बढ़े। और एक बात जरूर कहना चाहता हूं अविनीश जी को कि कमलनाथ जी को जो छिंदवाड़ा सीट दी गई थी 1980 में, वो सबसे सुरक्षित सीट थी। 1977 के लोकसभा चुनाव में 40 में से कांग्रेस केवल एक सीट जीती थी छिंदवाड़ा की। अभी भी जीती है एक, केवल एक सीट छिंदवाड़ा जीती थी। इसीलिए 80 में उनको फिर दिल्ली से उसी सुरक्षित सीट पर भेजा गया, क्योंकि उन दोनों छत्तीसगढ़ भी यही था, तो कुल 40 सीटें थी, तो वो सुरक्षित सीट थी। और ये छिंदवाड़ा की एक और विशेषता मैं बता दूं, 28 में भी अभी भी 29 में निश्चित रूप से। और छिंदवाड़ा की और उस पट्टी की दूसरी विशेषता, 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था, वो सिवनी से लेकर के जबलपुर की उस पट्टी में सबसे ज्यादा हुआ था। जबलपुर में तो गोली कांड भी हुआ है, एक व्यक्ति मरा है, सिवनी में 3 मरे हैं। तो वो जो है राष्ट्र, संस्कृति, जागृति, स्वतंत्र संग्राम में वो पूरा क्षेत्र अग्रणी रहा, और इस कारण 1977 में एक सीट कांग्रेस को मिली थी। चलिए, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो चुनाव में वादों का जिक्र है, सत्ता को विपक्ष की फिक्र है, विपक्ष को सत्ता पक्ष की फिक्र है, लेकिन इन सब के दौर में जुबानी जंग बहुत तेज है और कई जगह बहुत तीखी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बात अच्छी है तो उसकी 100 जगह चर्चा करें, और है बुरी तो दिल में रखें और उसे अच्छा करें। प्रचार प्रसार का मतलब ये नहीं होता कि तुम जिसको ना कहना चाहिए उसको भी बोला करें। तो जो रोक सकते हैं वो रोकें, जिसको ना कहने से भी अगर काम चलता हो तो ज़रूरत नहीं है कि सिर्फ सनसनी बनने के लिए और प्रचार प्रसार पाने के लिए उन बातों का जिक्र करें। तभी राजनीति में जो शुचिता है, जो संवाद की गरिमा है, वो कायम रह पाएगी। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।